गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, ठीक है। अब 21 से करेंगे आज हम अपनी इस क्लास में, ठीक। क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, दी गई समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें? 12% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000, मतलब 10,000 के 33 सही 1/3% का 12%, ठीक। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करेंगे हम 10,000 का मतलब होता है गुणा 33 सही 1/3%। पहले हम का को बदल लेते हैं गुणा में, ठीक है। 12%, ठीक है। 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। अब कैसे होती है है ना। लास्ट क्लासेस में वैसे मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्यों, ताकि अगर आपने रिवीजन ना किया हो तो मैं आपका रिवीजन करवा दूं, ठीक। अब चलते हैं 33 सही 1/3% को हम कैसे लिखेंगे। अब ये क्या है? ये है मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे 33 गुणा 3 99, 33 गुणा 3 99 प्लस 1 बटा बटे में ये वाला 3 गुणा परसेंट को लिख देंगे हम 1/100, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या है? 99 और 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100/3 गुणा 1/100। कहां से आए? प्रतिशत को हटाने के बाद, ठीक है। 100 से हम 100 को काट देंगे, 100 एकम 100 और 100 एकम 100। इसका उत्तर कितना आया? 1/3, जो कि यहाँ दे भी रखा है, ठीक। अब देखते हैं हम 12% की वैल्यू क्या होती है। देखो 12% तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो हम 12% को हम कैसे सोल्व करेंगे? 12% को हम सोल्व कर लेंगे 3 गुणा 4%, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25। अब वही बात आ जाती है कि कैसे होती है, ठीक है। मैं आपके लिए बता देता हूं कैसे होती है 4% की वैल्यू 1/25, ठीक है। 4%, 4% को हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से करेंगे भाग, ठीक है। अब ये जो 4 है, जहां मैं का पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये जो 4 है ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके नीचे लिख लेंगे हम 1। अब ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। अब भिन्न की गुणा कैसे करते हैं? सीधे सीधे इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर लो, ठीक है। या फिर इन दोनों को काट भी लो, ठीक है। तो 4 से हम काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहां से बचे 2, ये 2 जीरो ले लिया इसके आगे, तो ये हो गए 20, 4 पंजे 20। तो 4% की वैल्यू आ गई 1/25, ठीक है ना। शायद मैंने बताया भी है आपको, अगर नहीं बताया तो अब बता देता हूं मैं आपको कि भिन्न में ये मैंने कैसे काटे। मतलब यदि कोई भिन्न इस तरीके से है a/b गुणा c/d, तो हम c और d को भाग कर सकते हैं और a और b को भाग कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। और हम a से d को भी भाग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a गुणा c बटा b गुणा d। तो हम तो अब किसी से किसी को ही काट सकते हैं, वही है। c से चाहे d को काटो, c से b को काटो, a से b को काटो, a से d को काटो। इस तरीके से हम इससे इसको भी काट सकते हैं और इससे, है ना। मतलब क्या है, इनको आपस में काट सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम? देखो 4% की वैल्यू तो 1/25 होगी, तो 3 गुणा 4% की वैल्यू होगी 3/25, ठीक। कैसे होगी? 3 की 1/25 में गुणा कर देंगे, 4% की जगह 1/25 लिखेंगे और 3 की गुणा 1/25 में करेंगे तो उत्तर आएगा 3/25। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 25 से काट लो इसको, तो वैसा 25 चौका 100, ये यहां तक का हो गया हिसाब। ये जो 2 जीरो बचे इनके आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 400, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 30% of A is equal to 25% of B is equal to 20% of C, then find the value of A is to B is to C। मतलब A का 30%, B का 25% और C का 20% तीनों बराबर हैं, तो A और B और C का अनुपात ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? ये को ऐसे करेंगे, का मतलब क्या है? गुणा, बोर्ड मास मैंने बताया था, ठीक है। ये रहा बोर्ड मास, या हिंदी में लिख लो को का
भा गु यो घ योग, ठीक, ये हो गया को का भागु योग, है इसी को लिखते हैं हम, अरे इसी को लिखते हैं हम, चाहे तो यहां लिख लेते हैं हम, ठीक, इसी को लिखते हैं हम बॉड मास। तो ये ऑफ है, ये ओ जो है इसका मतलब होता है ऑफ, और इसका मतलब होता है गुणा। सेम है यहाँ का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह हमने लिख लिया गुणा, ठीक। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, बराबर है बी का 25%, 25% का मतलब होता है 1/100, बराबर सी का मतलब गुणा, और 20%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ थोड़ी सी, वो चीज ये है कि जब हम, मैंने बताया था a गुणा बी बराबर सी गुणा डी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हम किसी संख्या से इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा तो p बार गई, इसको काटा तो q बार गई, ठीक। तो ये हुआ कि अगर इसी तरीके से तीन संख्या इस तरीके से बराबर ए बी सी डी ई एफ, है ना, तो हम इस तीनों संख्याओं में एक ही से भाग देंगे। जिस तरीके से एक संख्या से इसको काटा तो एक संख्या से इसको भी काटना पड़ेगा, ई या एफ को। अगर ई या एफ नहीं कट रहा है तो हम बी या सी को काट के सिर्फ नहीं रखेंगे, जब काटेंगे तो तीनों को काटेंगे, नहीं काटेंगे तो किसी को नहीं काटते हैं, ठीक है। फिर मान लेते हैं हम उसी संख्या से हमने जिससे ए और बी को, सॉरी बी और सी को काटा है, उसी संख्या से हम ई को काटते हैं, तो मान लेते हैं हम ए आर बार जाता है, तो इसकी वैल्यू ए गुणा पी बराबर Q गुणा D बराबर R गुणा F होगा। ये तभी होगा जब तीनों संख्याएं कटेंगी, ये नहीं है कि कोई दो संख्याएं कट रही हैं, ठीक, ये नहीं है कि कोई दो संख्याएं कट रही हैं और हमने जो है दो ही संख्याएं काट ली, नहीं, जब तीनों संख्याएं कटेंगे तभी काम होगा, ठीक है। अब सेम हेयर यहाँ यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसमें देखिए कि तीनों संख्याएं किस चीज से कट रही हैं, ठीक है। एक तो ये 100 से कट रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 100 है भाग में, यहाँ भी 100 है भाग में, यहाँ भी 100 है भाग में, ठीक। तो 100 से काट लो, 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100, ठीक है। या फिर जहां यहाँ प्रतिशत ही लिखा था तो डायरेक्ट प्रतिशत भी काट लेते, क्यों, क्योंकि प्रतिशत भी एक संख्यात्मक मान रखता है, ठीक। तो ये काट लिया। अब देखते हैं इनमें ये जो है ना 20, 25 और 30, ये तीनों 5 से कट रही हैं, ठीक है। तो 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि जब तीनों कटेंगे तो तीनों को ही काटेंगे, तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 6 भी 2 से कट रहा है और ये 4 भी 2 से कट रहा है, हम 2 दूनी 4 और 2 3 6 काट दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, अगर ये और ये और ये कट रहे हैं तीनों किसी से तो ठीक है, अगर ये नहीं कट रहे हैं तो हम नहीं काटेंगे, ठीक। जैसे 30, 25 और 20 5 से कट रहे थे, और ये 100, ये 100 और ये 100, तीनों 100 से कट रहे थे, तो हमने काटे, नहीं तो नहीं काटते, ठीक। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल अब क्या बचा, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये बचा a गुणा 6 बराबर b गुणा 5 बराबर c गुणा 4, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या है कि ए बी सी का अनुपातिक मान निकालना रह गया है हमें। अब देखते, अब उसका अनुपातिक मान कैसे निकालेंगे, जब हमारी तीन संख्या इस तरीके से गुणा में है, ए की गुणा में कुछ है, बी के गुणा में कुछ है, सी की गुणा में कुछ है, और ए बी सी का ही हमको अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए के गुणा में जो भी है, बी के गुणा में जो भी है और सी के गुणा में जो भी है, जैसे कि यहाँ पे 6, 5 और 4, इनका ले लेंगे एलसीएम, है ना। एलसीएम तो मैंने लेना सिखाया ही है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम जैसे 6 को हम तोड़ लेंगे, 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ लेंगे, ठीक है। 5 है, 5 को 5 ही है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है एक के अलावा, और एक को हम लिखते नहीं है, ठीक। 4 क्या होगा, 4 है 2 गुणा 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि वो 4 है ना, ठीक, ये 4 है, सॉरी 2 आएगा यहाँ 2। तो अब क्या है, एक तो ये और ये 2, ये दोनों 2 कॉमन है, तो 1 2 ले लिया इनमें से, ठीक है। तो इन दोनों का हिसाब हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, तो इनकी ऐसे सिंपली सीधे गुणा कर लो, 3 और 5 की और 2 की। अब जब इसकी गुणा करेंगे
तो 2 2 3 6 6 5 30 30 दूनी 60। तो इसका मतलब एलसीएम आया 60। ठीक है, तो इसका मतलब 6 5 और 4 इन तीनों का एलसीएम आया यहाँ पे 60। अब क्या करेंगे, अब हमको ए का मान निकालना है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इस अनुपात में ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए के साथ संख्या कौन सी है, ए के साथ है संख्या 6। तो अब हम इस 6 से इस 60 को भाग देंगे, तो 6 से 60 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10। तो ए का मान आ गया 10 अनुपात, और ए की वैल्यू 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और कहीं नहीं है, तो बकाया ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, लेकिन हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया ऑप्शन से हमारा। ठीक है, लेकिन हम फिर पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब निकालना है हमको यहाँ से बी का मान। बी का मान क्या कर देंगे, इस बी का ये गुणक है, इस बी का ये गुणक है 5। अब इस 5 से हम इस 60 को भाग देंगे, तो 60 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60। ठीक, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, यही जो है ये कितनी बार गया, 12 बार, यही बी की वैल्यू है। तो कितना है, यहाँ पे भी 12 है, तो हमारा आंसर यहाँ भी मैच हो रहा है। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है सी का मान। तो अब यहाँ पे क्या है, सी का गुणनफल क्या है, सी का गुणनफल है 4। ये जो सी है इसका सॉरी गुणनफल कह रहा हूं, इसका जो इसकी गुणा किससे हो रही है, इस 4 से हो रही है। अब इस 4 से हम इस 60 को भाग देंगे। ठीक, इस 60 को भाग देंगे तो 4 से 60 को भाग देने पे कितना जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ बचे 2, 2 के बाद 0 ले लिया, और 4 पंजे 20, तो कितनी बार गया, 15 बार। तो ये 15 जो है यहाँ पे इसका अनुपात आ गया। तो ये ए बी सी का अनुपात आ गया, एक सेकेंड, ए बी सी का अनुपात आ गया 10 12 और 15। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है एबीसी का अनुपात निकालना है। तो क्या करना है, जैसे ए की किससे गुणा हो रही है, 6 से, बी की 5 से, सी की 4 से, तो इनका 6 5 और 4 इन सब का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाता है ये 60 आ जाता है। अब इस 60 को ए का मान निकालना है, तो ए किस गुणा किससे हो रही है, 6 से। अब इस 6 से इस 60 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ए का मान 10 ही आ गया। ठीक, और बी का मान इसी के हिसाब से 12 और सी का मान 15 आ गया। ठीक है, वैसे भी अगर हम ए का मान 10 यहाँ रखेंगे तो 10 6 60। ठीक, और बी का मान यहाँ कितना है, बी का मान है ये 15, अगर 12 को यहाँ रखेंगे तो 12 पंजे 60, ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, और सी का मान कितना है, सी का मान है 15, तो सी का मान 15 अगर यहाँ रखेंगे तो 15 चौका 60। एक तो चीज हो गई ये, और है ऐसा कोई सवाल, चलो देखते हैं, एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको इस सवाल में। ठीक, इसको सीधे हम यहां से उठा लेते हैं, ये चीज है ना, ये इसको लिखते हैं, सॉरी इसको नहीं, इसको, ये। ठीक, क्या है कि ए गुणा 6 बराबर होगा बी गुणा 5 बराबर है सी गुणा 4। एक चीज और देखें आप, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बांधता हूं कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं। वो ये है कि यदि हम 2 गुणा 3 बराबर 6, ठीक, और 3 गुणा 2 बराबर भी 6 ही होता है ना, दोनों केस में 6 ही होता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 और 6 बराबर है, और एक ये संख्या है 2, ये है 3, अगर 2 की गुणा हो रही है 3 से और 3 की गुणा हो रही है 2 से, मतलब अगर एक संख्या की गुणा बड़ी संख्या से हो रही है और दूसरी संख्या की गुणा छोटी संख्या से हो रही है, तो जिसकी गुणा बड़ी संख्या से हो रही है वो संख्या छोटी होगी, और जिसकी गुणा छोटी संख्या से हो रही है वो संख्या बड़ी होगी। मैं एक उदाहरण लेके और समझाता हूं आपको, जैसे 7 गुणा 4 7 चौक 28, ठीक, और 14 गुणा 2 14 दूनी भी 28 होते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है दोनों का बराबर है 28, इनका भी गुणनफल 28 है और इनका भी गुणनफल 28 है। ठीक है,
अगर इस संख्या की गुणा बड़ी संख्या से की गई है और इस संख्या की गुणा छोटी संख्या से की गई है, तो जो जिसकी गुणा बड़ी संख्या से की गई है वो तो संख्या होगी छोटी, ठीक। और जिसकी संख्या छोटी संख्या से की गई है, जिसकी गुणा जिस संख्या की गुणा छोटी संख्या से की गई है वो संख्या होगी बड़ी, ठीक है। क्योंकि गुणनफल समान है तो अगर छोटी से गुणा करोगे तो वो संख्या बड़ी, और अगर बड़ी से गुणा करोगे तो दूसरी संख्या छोटी। वही यहां देखिए, अगर इन दोनों का गुणनफल बराबर है जो कि यहां दे रखा है, तो अगर b की गुणा 5 से की गई है, a की गुणा 6 से, मतलब हुआ a की गुणा जो है वो बड़ी संख्या से की गई है और b की गुणा छोटी संख्या से की गई है, तो a तो छोटी संख्या होगी और b बड़ी संख्या होगी, ठीक है। वही हम यहां देख लेते हैं, पूछा क्या गया है, a b c का अनुपात, तो a संख्या छोटी होगी b संख्या बड़ी होगी, a छोटी है b बड़ी है, a छोटी नहीं है, यहां गलत है, यहाँ a छोटी है b बड़ी है, ठीक है। यहाँ a बड़ी है b छोटी है, ये भी गलत है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं b और c में, b गुणा ये 5 और c गुणा 4 दोनों बराबर हैं, और अगर b की गुणा बड़ी संख्या से की गई है और c की गुणा छोटी संख्या से की गई है, तो c संख्या बड़ी होगी, ठीक, और b संख्या छोटी होगी। मतलब c संख्या b संख्या से बड़ी होगी और b संख्या c संख्या से छोटी होगी, तो b संख्या c संख्या से छोटी यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और b संख्या c संख्या छोटी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, है। आप चाहे इस मतलब इस विधि से कर ले या इस विधि से, इस विधि में हम फंस सकते हैं। कहाँ फंस सकते हैं? इस विधि में उस स्थान में फंस सकते हैं जहां जैसे एक तो ये दे रखा है 10 12 15, एक दे दे 8 12 21, तो इसमें फंस जाएंगे क्योंकि वही क्रम में बढ़ता हुआ मतलब, है ना। तो इस तरीके से फंस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कम फंसते हैं। तो आप जो टेक्निक लग जाएगी उस टेक्निक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, इफ 70% ऑफ a इज इक्वल टू 40% ऑफ b, देन b प्लस a अपॉन, एक सेकेंड, देन b प्लस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू, यदि a का 70% b के 40% के बराबर है। जो सवाल में कह रखा है उसे चुपचाप लिख लो। a का मतलब गुणा होता है, a का 70% बराबर b का 40% है, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? घर की खेती है? नहीं, क्योंकि प्रतिशत का मान ही 1/100 होता है, संख्यात्मक मान है। अगर संख्यात्मक मान बराबर के चिन्ह के दोनों ओर गुणा में है तो कट जाएगा, भाग में है तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 0 कट गया। मैं आपको इसको बता देता हूँ, यदि हम, शायद मैंने बता दिया है, नहीं बताया है, मैं बता देता हूँ आपको। ये 0 से 0 एक चीज है, अगर हम किसी भी संख्या, उदाहरण के ले लो 70 को हम 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर? 7, ठीक। अगर हम 80 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 8। अगर हम 100 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 10, ठीक है। अगर हम 1000 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 10, ठीक। 9000 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो 1000 ने हम 9000, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसको ये 7/1, ये भी बटा 1/1/1, इन सब के बीच में बटा 1 लगा ताकि ये भिन्न के रूप में दिखे। इसमें क्या है, इसमें ये देख रहे हैं कि एक 0 नीचे था तो उससे एक 0 कम हो गया, यहाँ पे भी एक 0 नीचे था तो उससे एक 0 नीचे कम हो गया। एक 0 था तो अंत में से एक 0 कट गया, 2 0 थे तो ये 2 0 कट गए, यहाँ ये 3 0 थे तो 3 0 कट गए। इससे क्या हुआ? इससे या तो हम इस तरीके से कर लेंगे 10 7 70 और 10 1 10, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक 0 से एक 0 कटा, एक 0 से एक 0 कटा, एक 0 से एक 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटे, 2 0 से, सॉरी 3 0 से 3 0 कटे। तो आगे से जो है मैं इसी भाषा में बोलूंगा कि 0 से 0 कटा, उसका मतलब ये होगा कि दोनों ओर 10 से भाग दे दिया। लेकिन उसमें ये नहीं करना है कि उदाहरण के लिए 905 को अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 0 से 0 काट दो, नहीं, ये नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि दोनों ही संख्याओं में 0 अंत में हो। 905 ना होगा, 950/10 होता तो कट जाता है। और यह जो 0 से 0 काटने की इसीलिए नहीं है कि नीचे 10 100 1000 हो, ऐसा कुछ नहीं है। 950/960, इसमें भी 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये बोलूंगा कि 0 से 0 कट गया आपसे, ठीक। तो अब हम देखते हैं
इसका क्या हुआ, इसका आया a गुणा 7 बराबर b गुणा 4। अब b को हम बाईं ओर लेके आएंगे तो गुणा गुणा में है b दाईं ओर, तो बाईं ओर आएगा तो आएगा बटी में, तो a बटा b बराबर 4। अब 7 को ले जाएंगे दाईं ओर तो ये भाग में जाएगा 7, तो a बटा b का अनुपात हो गया 4:7। ठीक है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे अगर b प्लस ए बटा बी माइनस ए इस तरीके से इक्वेशन है, इस तरीके से इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे b की घात 1 है, यहाँ पे इन सब की घात 1 1 है, तो इसकी 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 मतलब इस तरीके से इन सब की घात अगर समान है तो a और b का मान डायरेक्ट रख देते हैं। अब घात क्या चीज होती है, सवाल यह भी उत्पन्न होता है। ठीक, अब घात के बारे में हम पढ़ेंगे, घात क्या होता है। घात, अगर किसी भी संख्या पे कोई घात नहीं है, वैसे घात जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक करने वाला पूरा एक चैप्टर एडवांस में उसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको काम चलाने के लिए करवा दिया जा रहा है। ठीक है। घात का मतलब क्या होता है, घात का उदाहरण के लिए अगर a की घात 1 होगी तो उसको a लिखा जाता है, मतलब किसी की भी घात 1 होती है तो उस पे घात नहीं लगाते। पहले घात का मतलब देख लें, घात का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी a है, a पे अगर एक घात है, इसका मतलब होता है a की 1 में 1 बार गुणा हुई है। a की घात 2 का मतलब होता है a की 1 में 2 बार गुणा हुई है, a गुणा a। a की घात 3 का मतलब होता है 1 में a की 3 बार गुणा है, a गुणा a गुणा a। ठीक। और a की घात 4 का मतलब क्या होता है, a की घात 4 का मतलब होता है 1 की गुणा 1 में 4 बार हुई है, a गुणा a गुणा a गुणा a। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो a की घात का मतलब तो ये हुआ। अब ये होता है कि अगर किसी की घात 1 है तो उस पर घात लिखो या मत लिखो, दोनों ही ये रूप बराबर है। ठीक है ना, तो a की घात 1 का मतलब a होता है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे b की घात कितनी है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, a की घात पे कुछ नहीं लिखा है तो 1। ठीक है, a की घात 1, यहाँ पे b की घात 1, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है वहां। ठीक है, और 0 कब होता है, अगर a की घात 0 होगी तो a की घात 0 का मान होता है 1। अगर 1 है, 1 तो किसी की भी घात 0 कर दो तो वो 1 ही हो जाता है। ठीक, अब हम एक चीज और देखते हैं। एक चीज ये है जी कि a अनुपात b का मान अगर 4/7 है, ठीक है, तो a और b का मान क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, a और b के मान में हम कांस्टेंट मान लेते हैं एक। जैसे 4 है तो a का मान 4 के और b का मान 7 के। क्यों, वो उसका कारण ये है कि मान लो अगर यहां से अगर हम किसी भी चीज का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात निकालने में जब हम बटे में रखते हैं दो चीजों को, तो जो कॉमन फैक्टर होता है, मान लेते हैं ये एक कॉमन फैक्टर था, ये इसमें कॉमन फैक्टर था, तो इसको हम दोनों तरफ से भाग दे देते हैं, जो तो इसके बाद जो शेष बचा रह जाता है वो ऐसा बचता है जो आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहां से जो कट गया, यहां से जो काटा गया है, जैसे मान लेते इसको काट लिया, तो यह क्या संख्या थी पता नहीं, तो इसके लिए हम उदाहरण सॉरी एक मान लेते हैं कि कोई भी संख्या थी, तो चाहे आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो जेड तक कुछ भी मान लो। ठीक, तो मैंने माना के, इसको मैं अभी थोड़ा सिद्ध करके भी दिखाता हूँ। जैसे ए अनुपात बी निकालोगे तो ए बटा बी बराबर 4 के बटा 7 के से के कट के बराबर 4/7। ये तो हो गया सिद्धीकरण, और ये हो गया कारण। ये के क्या है, ये वो के है जो अनुपात निकालते समय कट गया था। ठीक है, अब b प्लस ए बटा b माइनस ए बराबर b की जगह रख देंगे 7 के, a की जगह 4 के, b की जगह 7 के, a की जगह 4 के, 7 और 4 11 के बटा 7 में 4 गए 3 के से के कट गया, तो ए इस अनुपात की वैल्यू है 11/3। देखो ये तो हो गई इसमें एक चीज। अब दूसरी चीज एक और बताता हूं इसी में आपको, है ना, यहां के बाद से। ए अनुपात बी का अनुपात क्या आया था, 4:7। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर एक घात है,
इन सब में अगर समान घात है, जैसे इसमें भी एक ही घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, तो इसमें k मानने की a का मान 4k और b का मान 7k रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? a की जगह सीधे 4 और b की जगह 7 रख दो। क्यों? उसका कारण ये है, जब k हमने यहाँ पे पहले तो जोड़ा है, फिर यहाँ पे आकर हमने काट दिया, जब हमको काटना ही है k तो हम लगाएंगे क्यों? तो यहाँ जो है सीधे a की जगह 4 और b की जगह 7 रख दो, तो सीधे 7 और 4 11 और 7 में 4 गए 3, उत्तर आ जाएगा ये। अब ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि यहां से के कॉमन ही आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर होता, जैसे मान लो अगर यहाँ स्क्वायर होता, जैसे एक भाग है स्क्वायर हो जाता सब जगह, तो के स्क्वायर कॉमन आता, लेकिन 11/3 उत्तर ना आकर कुछ और उत्तर आता, लेकिन के स्क्वायर आकर कॉमन कट जाता। मतलब अगर यहाँ n है, यहाँ पे भी है ना, दोनों जगह n है, तो हम सीधे ही a और b की वैल्यू 4 और 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दे रखा 49% ऑफ x इज इक्वल टू y, देन y% ऑफ 50 इज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन है y का 40%, y का 24.5%, x का 50% और x का 24.5%। देखो अगर y का 50, इसको y% गुणा 50 बराबर y गुणा 50% लिख सकते हैं। नहीं, प्रतिशत को यहां से हटा के, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 1/100, तो इसका मतलब वो बाई गुणा 1/100। अब 1/100 को इसके साथ ले आए और फिर प्रतिशत में बदल दिया, तो बाई की वैल्यू 50%। एक मिनट में आपको खोल के दिखाता हूं जरा इसको। ठीक, प्रतिशत की वैल्यू थी 1/100 गुणा 50। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बाई गुणा 50 गुणा 1/100। अगर हमको इसको प्रतिशत में बदलना, 1/100 की वैल्यू क्या होती है? 1/100 का मान ही तो प्रतिशत होता है। बिल्कुल होता है। तो बाई गुणा 50% बराबर हो गया बाई का 50%। तो मतलब बाई परसेंट मतलब क्या होता है? 50 का बाई परसेंट बराबर होता है बाई का 50%। तो बाई का 40% नहीं होगा, बाई का 24.5% नहीं होगा। ठीक है, और बाई का 50%, एक्स का 50% तब होता जब बाई बराबर एक्स होता। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू ये तो है, और इसकी वैल्यू ये कब होती? जब बाई बराबर एक्स होता। होता नहीं होता? यहाँ पे देखो x का 50% और यहाँ पे y का 50%, ये तो तभी संभव है जब y और x बराबर हो। लेकिन इस इक्वेशन से x का 49% बराबर y है, तो x बराबर y यहां से तो नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन से सॉल्व करना। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कैसे? क्वेश्चन सॉल्व ऐसे किया जाएगा कि जब हमने इसको सॉल्व करना ये यहां से शुरू किया, तो एक चीज पहले तो ऑप्शन में बाई वाले ऑप्शन है, एक तो एक्स वाला ऑप्शन है, तो पहले हम बाई वाला ऑप्शन चेक किया, इसी को बाई में घुमा के, तो आया बाई का 50%। तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, अब हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाई के स्थान पर एक्स का 49% लिख दीजिए, हो जाएगा ना। इस चीज को यहां पुट कर दीजिए, तो वाई की जगह लिखा हमने एक्स का 49% गुणा 50%। ठीक है, यहां पे अंत में 1% है, तो हम यहां से 1% को हटा देंगे, 1% को रख देंगे। तो 50% की वैल्यू क्या होती है? 50% की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये तो 49% तो वैसे ही रहा, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, तो अब इस 2 से कर लेंगे हम इस 49 को भाग, तो आएगा x गुणा 49 का आधा 24.5%। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि गुणा को हम का भी लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ x का 24.5%, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर तो इसमें दे रखा है इफ x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b, देन व्हाट विल बी z% ऑफ b। ठीक है, हमको निकालना है z% ऑफ b, है ना। इसका मतलब हुआ z% गुणा b। तो क्वेश्चन में z तो आ रहा है लेकिन b नहीं आ रहा, तो हमारा जीवन का उद्देश्य है यहां से b को हटाना। b कैसे हटेगा? इन दो समीकरणों से। x% मतलब क्या है? a का x%, b के y% के बराबर है, तो a का x% b के y% के बराबर है। तो यहां से प्रतिशत कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत की वैल्यू होती ही 1/100 है। ठीक, और निकालना है हमको b का मान, तो b का मान निकालने के लिए y को हम ले आएंगे बाईं ओर, y गुणा में है यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो यहाँ पे भाग में आएगा, तो ax/y बराबर b होता है। ठीक, तो हम b का मान यहाँ रख लेंगे, तो z% गुणा b की जगह आएगा ax/y। अब हम यहां से ले लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन चेक कर लेते हैं जरा यहां से ये। तो हम इसको जरा ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, ZAX ऊपर है, Y नीचे है और परसेंटेज का है चिन्ह। ठीक, तो ZAX ऊपर Y नीचे, यहाँ पर ZA तो है, X नहीं है, X यहाँ पर नीचे है, गलत है। ZAX ऊपर Y नीचे प्रतिशत का चिन्ह, ये ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ तो Z नीचे है इसलिए गलत, यहाँ पर भी Z नीचे इसलिए गलत, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। यहां से होता है टाइप चेंज, यहां से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। ठीक, है ना। अब आते हैं हम 26 नंबर। 26 नंबर क्या है कि टू नंबर्स आर 20% एंड 35% रेस्पेक्टिवली लेस देन अ थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगी। अब हम तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। क्यों माना है 100? क्योंकि प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं, तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो जब हम 100 से भाग करेंगे तो यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो जो उत्तर आएगा वो आपका दशमलव में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हमने यहां 100 माना है। अब पर चलते हैं सवाल पे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 35% कम है, तो 100 का 20% क्या होगा? 100 गुणा 20/100 गुणा 20/100, इसका उत्तर आ गया 20। क्यों? क्योंकि 100 एकम 100, 100 एकम 100। ठीक है, और दूसरा है 35%, तो 35% की वैल्यू क्या होगी? 100 गुणा 35/100, 100 से 100 कटा तो इसकी वैल्यू आ गई 35। आपने एक चीज देखी, 100 का 20% 20, 100 का 35% 35, इसका मतलब हुआ कि 100 का n% की वैल्यू क्या होगी? n ही होगी, या नहीं, है ना। n ही होगी, कुछ और थोड़ी नहीं होगी। तो अब एक संख्या है 20% कम और दूसरी संख्या है 35% कम। अगर यूनिट में देख लिया जाए तो 20 यूनिट कम और 35 यूनिट कम। एक संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b। तो एक 20 कम है तो मतलब वो 80 है, 100 में से 20 गए 80। एक 35 कम है तो 100 में से 35 गए तो बच्चे 65। अब इसको दे लेते हैं हम 5 से भाग, 5 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 5 से गए ये 16 बार, 16 पंजे 80 और 5 13 65, 13 पंजे 65 पहाड़े आने भी चाहिए और 5 से काट भी लेना। ठीक है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहां हम सवाल हम दो तरीके से करेंगे। यहां से एक तो साधारण तरीका, वही कि पहली संख्या किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या का, तो 13 का। कौन सी संख्या? ए, पहली संख्या कौन सी हमारी? ए का मान कितना है? 16, 16 गुणा 100%। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। दूसरा क्या तरीका होगा? दूसरा तरीका यह है कि आप ये प्रतिशत
गुणा 100% तो हमने पीछे बहुत किया है। किसी भी भिन्न को हमने जब प्रतिशत में बदला है तो गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया है। तो हम बार बार क्यों करें, तो हम सीधे पहले भिन्न में सोल्व करेंगे ना। तो 16 निकालना है 13 पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे या तो 13/16 का निकाल लो, निकल ही नहीं सकता, तो एक इस तरीके से निकालो कि 13 + 3/13 बराबर 13/13 + 3/13। इसमें क्या हुआ, हमने 16 को 13 + 3 लिख लिया, ठीक। अब यहां से क्या किया है, यहां से भिन्न खोल दी हमने, 13 से 13 को भाग दिया प्लस 13 से 3 को भाग दिया। जब हम 13 से 13 को भाग देंगे तो आएगा 1 + 3/13, है ना। 1 की वैल्यू होती है 100% और 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13%, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम यहां कर लेते हैं। तो 100% + 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 की गुणा जब 9 में करेंगे तो 9 तियां 27/13, तो आया 100% + 21 + 13 दूनी 26 + 1/13, इसकी वैल्यू आ गई 123। 100 और 21 121 और 2 123 सही 1/13%। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, है ना। अब या फिर यहां पे कर लो आप, यहां पे क्या है 1600/13%, इसको 1300 और 300 में तोड़ लो। अब बात यह आई कि हमने इसको 13 और 3 में ही क्यों तोड़ा। हमने पहली बात तोड़ा ही क्यों, तोड़ा इसलिए क्योंकि ये 13 से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो देखो 100% से तो ऊपर नंबर आएगा, 100% मतलब 1। तो हम इसको 13 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 13 13 दूनी 26 13 3 39, अगर 13 से ज्यादा बड़ी संख्या है नीचे तो, ठीक। तो इसलिए आपका यहां पर तोड़ा गया है इसको 13 में। अगर उदाहरण के लिए जैसे ये होता 28, तो इसको हम तोड़ते 26 + 2 में, 13 दूनी 26 + 2/13, समझ गए। 1/13 7 सही 9/13% होता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, ठीक। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगी। अगर हम तीसरी संख्या को, कहां है पेन वाली, अगर हम किसी तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, क्यों मान लिया, अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अब 1/100 से 100 में बड़ी आराम से भाग चली जाएगी, दशमलव में हमारा उत्तर नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, ठीक। तो हमारा एक संख्या 30% और दूसरी 40% है, तो 100 का n% क्या आया था, n। तो 100 का 30% कितना आएगा, 30 कम है। 100 का 40%, 40 कम है। तो एक संख्या होगी 100 में से 30 गए तो 70, और दूसरी संख्या होगी 100 में से 40 गए तो 60। ये हो गया उन दोनों संख्याओं का अनुपात। अब हम उन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं, अगर वो दोनों संख्याएं a और b है, तो यहां से एक जीरो से एक जीरो घटा, तो a और b का अनुपात आ गया 7 और 6। तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या का मतलब दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब हम परसेंटेज से नहीं करेंगे कि 7/6 × 100, नहीं। अब हम देखेंगे कि हमको किस संख्या के सापेक्ष देखना है, तो हमको 6 के सापेक्ष देखना है। कौन सी संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या है हमारी 7/7 बराबर। अब हम इसको तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, पहली तो सबसे बड़ा कारण है कि 6 से बड़ा 7 है, तो इसका मतलब तोड़ेंगे। अब कितने में तोड़ेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अगर 12 से छोटी है तो एक ही बार तोड़ेंगे, अगर 12 से बड़ी है तो 2 बार तोड़ेंगे, 12 से छोटी है तो एक ही बार तोड़ लो। 6 एकम 6 + 1/6 बराबर हो गया 1 + 1/6। 1 कैसा आया, 1 कैसा आया भाई, 1 आया 6/6, मतलब 6 से हमने इस 6 को भाग दे दी, 6 से इस 1 को भाग दे दी, ठीक। तो इसका हमारा 6 से 6 को भाग दोगे तो 1 आएगा, ठीक।
और 1/6, 1 की परसेंट में वैल्यू कितनी होती है 100%, और 1/6 की 16, 2/3%। कैसे होती है, वही है, इनको इनमें क्या है गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, इनको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक, तो इसको अब हम जोड़ेंगे 100 में 16 से ही 2/3%, तो 116 से ही 2/3% आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सबसे नजदीक ऑप्शन सी के है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे, घर से, चलो घर से क्या, मैं ही करवा देता हूं आपको, लेकिन आप घर से भी ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं करवा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप सारी चीजें मुझ पे ही छोड़ दें। ठीक, तो इसमें क्या लिख रहा है, 2 नंबर आर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है? नहीं 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 नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ है, इसकी लैंग्वेज चेंज है। 2 numbers are 30% and 40% less than a third number. By what percent must the second number be increased to be equal the first? दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। उसमें कितना प्रतिशत है, इसमें है कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो वही हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी, एक संख्या 30% कम है, तो 100 का 30% 30, तो ए मान लेते हैं पहली संख्या, तो 100 का 30% 30, तो वो जो पहली संख्या है वो 100 से 30 कम है, इसका मतलब 100 से 30 कम है, तो 100 माइनस 30 होगी वो संख्या, तो 100 में से 30 गए तो कितने बचे 70। ठीक, अब दूसरी संख्या 40% कम है, तो 40% की वैल्यू 40 हो गई, और 100 में से 40 गए तो कितने बचे 60, दूसरी संख्या होगी 60। तो वही है, ए और बी का अनुपात कितना आ गया, इसको 10 से काट लो, 10 सत्ते 70, 10 छः 60, तो 7 और 6 का अनुपात आ गया। अब क्या पूछा गया, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत आपको बढ़ाना होगा, तो बढ़ाना कितना होगा, प्रतिशत तो छोड़ो, अब देख लो एक तरीके से संख्यात्मक मान में कितना बढ़ाना होगा। अगर 6 को 7 तक पहुंचाना है तो आपको कितना बढ़ाना होगा, तो आपको 1 बढ़ाना होगा। कितने पर बढ़ाना होगा, 6 पर ही तो 6 किसको बढ़ाना होगा, 6 को ही तो बढ़ाना होगा, तो आपको क्या है 1 बढ़ाना है, कितने पे 6 पे, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। अगर आपको याद है तो 16 से ही 2/3%, 2/3 का मतलब या फिर 16.66, आप 3 से 2 को भाग देंगे तो 0.6666 आएगा। ठीक, तो वही है। अब आपको सीधे अगर आपको मतलब भिन्न की वैल्यू परसेंटेज में याद है तो आप इस तरीके से आंसर लगाएंगे, अगर नहीं याद है तो अब आप इस तरीके से लगाएंगे 1/6 गुणा 100 प्रतिशत। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 100/6%। ठीक है, 100, अब ये 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 2 से काटेंगे ये 3 बार, तो ये आएगा 50/3%। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, यहां से बचे 2, इस 0 को ले लिया ऊपर, 3 से भाग देंगे 3 छंग 18, अगर 20 में से 18 गए यहां से बचे 2, तो ये जो 2 बचे अब इसको 3 से भाग दे ही नहीं सकते, तो यहाँ 2/3% है ना। अगर आपको सीधे सीधे भिन्न से प्रतिशत याद है तो ये लिखेंगे ये, नहीं तो आप ये इस तरीके से इतना लंबा प्रोसीजर करते रहिए फॉलो। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको याद कीजिए जरूर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इफ ए नंबर इज 10% लेस देन अनदर नंबर b एंड b इज 10% मोर देन 900 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आसान है, हिंदी में पढ़ेंगे। यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 10% कम है और b जो है 900 से 10% अधिक है, तो a का मान क्या होगा। अब सीधे सीधे जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है हम उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। अब क्या कह रहा है, एक संख्या a दूसरी संख्या b से 10% कम है, अगर हम b का मान 100 मान लेते हैं तो a कितना होगा, a 10% कम है, तो a का मतलब 100 का 10% होगा 10, और 10% कम 100 में से 10 गए तो 90, तो a का मान होगा 90। यदि तो a अनुपात b की वैल्यू आ गई 90/100। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे 10 से भाग, 10 से भाग करेंगे तो 10 नेम 90 और 10 ढाई 100, तो 10 ढाई 100 10 बार जाएगा,
तो ए अनुपात बी का अनुपात आ गया 9:10। तो पूछा और क्या कह रहा है, और कह रहा है बी का मान 900 से 10% अधिक है। बी का मान 900 से 10% अधिक है। बी का मान 900 से 10% अधिक है। ठीक है, तो 900 का 10% कितना होगा, तो 10% की वैल्यू क्या थी, 1/10 है ना। तो 900 गुणा 1/10, या फिर आप चाहें तो यहां से प्रतिशत का चिन्ह हटाएं और 1/100 से कर दें गुणा, तो भी आपका 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 900, तो बी का मान क्या आ गया, 900 प्लस 900 गुणा 1/10। अब 10 से भाग करेंगे, 10 एकम 10, 10 9 90, 0 का 0 0। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 990। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये, चाहे इस तरीके से। दूसरा क्या दे रखा है कि बी जो है 900 से 10% अधिक है। कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है, बताया गया था आपको। आप कहेंगे जी बिल्कुल बताया गया था। यदि कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है तो 900 स्वयं का कितना प्रतिशत है, 900 भी स्वयं का 100 ही प्रतिशत होगा, होगा नहीं होगा। और बी का मान 900 से 10% अधिक है। 900 स्वयं का 100% है, और 900 का 10% बढ़ाओगे तो 900 का तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, जो कि बी की वैल्यू है। समझ पाए, नहीं समझ पाए, दोबारा बताता हूं। देखो, यदि कोई भी संख्या स्वयं का होती है 100%, ठीक है, तो बी का मान कितना है, बी का मान 900 से 10% अधिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी का मान एक तो 900 है, मतलब 100% है 900 का, प्लस 900 का ही 10% है। 900 का 100% प्लस 900 का 10% है, तो वह संख्या क्या हुआ, 900 का 110% हुआ। तो 900 का 110% कैसे याद करेंगे, 110%, 900 गुणा 110/100, 100 एकम 100, और 100 नेम 900, और 9 की गुणा 110 में करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 990। तो इसका मतलब बी का मान 900 का 110% मतलब 990 है। बी का मान 990 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो, बी का मान हमने निकाल लिया 990 है, ए का मान ज्ञात करना है, लेकिन अनुपात में बी का मान 10 है। मतलब क्या हुआ, 10 यूनिट की वैल्यू 990 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 990/10, 10 एकम 10, 10 नेम 99, सॉरी 10 नेम 90, यहां से बचे 9 और यहां आया 0, 90 हो गए, 10 नेम 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 99 हो गई। पूछा क्या, ए का मान क्या होगा, ए का मान है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 यूनिट की वैल्यू होगी 9 गुणा 99। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे यूनिट डिजिट से सॉल्व। यूनिट डिजिट मैंने बताया है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, दो संख्याएं हैं उनका यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट ये है, एक संख्या ये है, दोनों का इकाई का अंक ये है, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक वही इकाई का अंक होगा जो इन दोनों इकाई के अंकों के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो इन दोनों के इकाई का अंक 9 गुणा 9 81, यूनिट डिजिट होगा 1। 1 का मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। या फिर यूनिट डिजिट आपको सारा नंबर सिस्टम में पूरा पढ़ाया जाएगा, यहाँ सिर्फ जो मैंने ये इस तरीके से डेफिनेशन बताई है उस पर ध्यान रखिए इस समय के लिए। ठीक है, यूनिट डिजिट सारा आपको नंबर सिस्टम में पूरा बताया जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ठीक है, सब्र रखें। तो इसका एक तो यूनिट डिजिट से कर लिया 801, यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो 9 नेम 81, हासिल लगे 8, 9 नेम 81 और 8 89, 891। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ 40% ऑफ ए सॉरी इफ 40% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 50% ऑफ बीज इनकम। आसान ही है, बहुत आसान है क्वेश्चन। अर्थमेटिक के, अर्थमेटिक में मैं कह रहा हूं 80% के आसपास क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप लैंग्वेज ब्रेक कीजिए और उस चैप्टर का बेसिक लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व। और 80% का मतलब है, मतलब उस चैप्टर के 80% क्वेश्चन, और एग्जाम हॉल में आने वाले 90% के आसपास क्वेश्चन बेसिक से ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा तूफानगिरी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, सिर्फ लैंग्वेज ब्रेक करने पे ध्यान दें, लैंग्वेज समझने पे ध्यान दें कि लैंग्वेज कैसे समझेंगे हम। ठीक, इफ 40% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 50% ऑफ बीज इनकम, देन द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू X% ऑफ द इनकम ऑफ ए। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X।
अब हम पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या है, यदि ए की आय का 40% बी की आय के 50% के बराबर है, ठीक, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो फिर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो जो सवाल कहता जा रहा है उसको आप उस मतलब जैसे जैसे सवाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, वो क्या है, ए की आय का 40%, तो ए की आय हम मान लेते हैं, ए की आय को हम ए मान लेते हैं और ए की बी की आय को हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए की आय का 40%, तो ए का अब हम का की जगह गुणा लिखेंगे सीधे। ठीक है, ए गुणा 40% और बी की आय के 50% के बराबर है किसके, बी की आय बी है उसके 50% के बराबर है। ठीक, अब हम इसमें करेंगे काटा पीटी। काटा पीटी क्या है, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। कैसे कटेगा ये पिछली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। प्रतिशत का मान ही होता है 1/100। अगर हम प्रतिशत के मान 1/100 यहां रखेंगे और यहां भी रखेंगे तो फिर 1/100 से 1/100 कट जाएगा। इसलिए हम फालतू में क्यों मेहनत करें 1/100 बार बार लिख के। ठीक, अब यहां बचा 40 और यहां बचा 50, ये दोनों फिर कट जाएंगे किससे, आप ध्यान से देखें 10 से कट रहे हैं, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा एक चीज, कि अगर मैं किसी भी संख्या को 10 से काट रहा हूं तो उसका एक जीरो पीछे का गायब हो जाता है। अगर मैं किसी संख्या को 100 से काट रहा हूं, जैसे जैसे मान लेते हैं 90 है, 90 को 9 10 से भाग देंगे तो सीधे सीधे जीरो काट दो तो उत्तर 9 आएगा। अगर हम 100 को 10 से भाग देंगे तो जीरो काट दो 10 आएगा। अगर हम 1000 को हम 10 से भाग देंगे तो ये आएगा। ठीक है, यदि हम 900 को 100 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 9 उत्तर आएगा, जो कि इस चीज के बराबर है कि दो जीरो 100 के दो जीरो से खत्म कर दिए जाए। ठीक, अगर हम 9000 को 1000 से भाग देंगे तो इसके अंत में भी वैसा उत्तर आएगा 9, 1000 ने 9000। लेकिन आप इधर देखिए कि इसके अंत में भी 3 है, इसके भी अंत में 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब आगे से मैं इस तरीके से काटूंगा, किसी भी संख्या को यहां 10 से भाग में नहीं दूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां सीधे आऊंगा, बोलूंगा कि जीरो से जीरो कटा। ठीक है, जीरो से जीरो कटा, दो जीरो से दो जीरो कटे, तीन जीरो से तीन जीरो कटे, जितने भी जीरो अंत में होंगे ऐसा नहीं करना है। और हाँ, कि अगर लिखा हुआ 905/10 जीरो से जीरो कटा, गलत। अगर जीरो इसके भी अंत में और जीरो इसके अंत में अगर 950 है तो जीरो से जीरो कटेगा, लेकिन अगर ये जीरो बीच में है 905 है तो नहीं कटेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, तो अब यहां क्या हुआ, जीरो से कटा जीरो, तो यहां क्या बचा, ये बचा a गुणा 4 बराबर b गुणा 5। अब ये कह रहा है यदि b की आय a के x% के बराबर है, तो b की आय कितनी है, b की आय है b, तो वो किसके बराबर है, b की आय b है, तो इस 5 को ले आते हैं नीचे। 5 को अगर बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो आएगा भाग में, तो ये बचा a गुणा 4/5 बराबर b। और 4/5 की ही वैल्यू कितनी है, 4/5 की वैल्यू कितनी होती है, 80% होती है। कैसे होती है, तीन तरीके से बताऊंगा। एक तो 80% मुझे याद है, ठीक, दूसरा ये 4 गुणा 1/5, और 1/5 की वैल्यू 20%, तो 4 गुणा 20%, तो 4 गुणा 20 बराबर 80, इस हिसाब से 80%। तीसरा ये है कि 4/5, एक सेकेंड थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पेन काफी सेम हो जाएगा। यहां लिख लेंगे हम 4/5 गुणा 100%, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो जीरो, और 20 चौक 80%। आप किसी भी तरीके से लीजिए, है ना। वैसे मैंने याद करने को भी शायद बोला था इसको, ये जो ऐसी चीजें हैं उनको याद करके रखना है आपको। वैसे ये जो 4/5 है, जैसे 1/5 की वैल्यू 20%, 2/5 की वैल्यू 40%, 3/5 की वैल्यू 60%, 4/5 की वैल्यू 80%, और 5/5, 5 से 5 गया, एक बचा, 5/5 की वैल्यू 100%। ठीक है, तो 4/5 की वैल्यू होती है 80%। तो यहां क्या आया, ए का 80% बराबर है बी, और सवाल कह रहा है कि बी की आय ए के x% के बराबर है। सवाल कह रहा है कि बी की आय ए के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। यहां से आप तुलना करके देखिए कि x का मान कितना लग रहा है, आपको लग रहा है x का मान 80। यहां से आप देखिए अगर x का मान 80 लग रहा है कि नहीं,
यहां पे थोड़े ऑप्शन गलत हैं। ए का 40% बी के बराबर है, तो बी की आय ए की आय का बी के 80% होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक, आंसर आपका 80% ही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। ऑफ द टू नंबर्स 20% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 25% of the other number. If the sum of both the numbers is 450, then find the larger number. दो संख्याओं में से एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग 450 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात की। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको दे रखा है कि एक संख्या मान लेते हैं ए है, दूसरी संख्या है बी। ठीक है, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। अगर ए की गुणा 20 से हो रही है और बी की गुणा 25 से हो रही है, तो इसका मतलब ए और बी बराबर तो है नहीं। तो ए में एक छोटा है एक बड़ा है। बड़ा है ए क्योंकि इसकी गुणा छोटी संख्या से हो रही है, बी छोटा होगा। ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर किसी संख्या को दो में डिवाइड किया जा रहा है, अगर बराबर बराबर करेंगे तो एक 225 होगी, दूसरी भी 225 होगी। अगर 450 को हम दो संख्याओं में बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो एक 225 होगी, दूसरी 225 होगी। लेकिन अगर हम बराबर बराबर ना करके छोटा बड़ा करते हैं, तो एक तो होगी 225 से बड़ी, एक संख्या होगी 225 से छोटी। तो अगर इन दोनों में तुलना करी जाए कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या वही तो होगी जो 225 से बड़ी होगी, और 225 से बड़ा ऑप्शन एक ही है सवाल में, जो कि है 250। इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करेंगे ए का 20%, तो देखो परसेंट से परसेंट गया। अब 5 से काट लो इसको, तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो है क्या, ए गुणा 4 बराबर बी गुणा 5। तो ए और बी का अनुपात ले लेते हैं। ए बटा बी बराबर क्या आएगा, बी इधर आया तो भाग में आया, अब इस 4 को इधर ले जाओ, 4 इधर ले जाएंगे भाग में, तो ए और बी का अनुपात आ गया 5:4। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू है 4। सवाल में दे रखा है कि ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 450। ठीक है, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो और ए और बी की वैल्यू यूनिट में कितनी होगी, 9 यूनिट। अगर ए की वैल्यू 5 यूनिट है, बी की वैल्यू 4 यूनिट है, तो ए और बी का मान कितना होगा, 9 यूनिट। 9 यूनिट का सवाल के हिसाब से दे रखा है 450, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 450 बटा 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, जीरो का जीरो जीरो, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 50। तो पूछा बड़ी संख्या कौन सी, 4 और 5 में बड़ी संख्या होगी 5, तो बड़ी संख्या है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा 50 बराबर 250। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। या तो आप छोटे बड़े से समझ लीजिए, या तो आप इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या है, जो ये मेथड है कि 225 से एक संख्या बड़ी होगी, ये 225 से बड़ी एक संख्या छोटी होगी, एक बड़ी होगी, ये कब लगेगा, जब ऑप्शन इस तरीके से एकदम क्लियर हो। अगर दूसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूं, एक 230 होता, तो फिर तो हम फंस जाते, दो ही क्लियर कर पाते। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन जो है आसानी से दे रखे थे थोड़े, तो हम यहाँ हो गए। लेकिन हम इस चीज का भी फायदा उठाएंगे, अगर एग्जाम में ऑप्शन देता है आसान, तो हम उसको बिल्कुल टैकल करेंगे, क्यों नहीं टैकल करेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। Ram's salary is 30% more than Shyam's salary. If Ram saves 650 rupees, which is 4% of his salary, okay, then find the salary of Shyam. ठीक है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है, यदि राम 650 रुपए की बचत करता है जो कि उसके वेतन का 4% है, तो श्याम का वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन। आप
राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है। यदि राम का वेतन मैं आर मान लेता हूं और श्याम का मान लेता हूं एस, ठीक है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है, तो हम श्याम का वेतन मान लेते हैं 100। 100 का 30% क्या होगा? 100 का 30% होगा 30। तो राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है। संख्या में देखा जाएगा तो यहाँ 30 अधिक है, तो राम का वेतन कितना होगा? 100 प्लस 30 130। तो ये होगा राम और श्याम के वेतन का अनुपात। अगर हम इसको 10 से काटें तो 10 से ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 से नहीं काटेंगे तो मैं आपको समझा चुका हूं। तो राम और श्याम के वेतन का अनुपात कितना आया? यह है वेतन, वेतन का अनुपात आया 13:10। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि राम 650 रुपए की बचत करता है जो कि उसके वेतन का 4% है। राम का वेतन कितना माना है हमने? राम का वेतन माना है आर, तो आर का 4% कितना है? 650। सवाल में दे रखा, सवाल में देखा राम का वेतन कितना है? आर, है ना। राम की बचत कितनी है? राम की बचत है 650 रुपए, जो कि राम की बचत है 650 रुपए, जो कि राम का वेतन है आर, राम के वेतन के 4% के बराबर है। ठीक है, तो राम का वेतन कितना होगा? राम का वेतन होगा 4% का चिन्ह हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, बराबर हो गया 650। तो 4 एकम 4 और 4 से ये गया 25 बार, तो राम का वेतन आ गया 25 गुणा 650 रुपए। ठीक, अब क्या करना है? अब पूछा है श्याम का वेतन ज्ञात कीजिए। राम का वेतन तो ये आ गया, लेकिन यहां रेशियो के हिसाब से दे रखा है कि राम का वेतन है 13 यूनिट और श्याम का वेतन है 10 यूनिट, है ना। और यहां राम का क्लियर संख्याओं में वेतन है, ये इतना है। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 गुणा 650। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 25 गुणा 650 बटे 13। अगर 13 यूनिट की वैल्यू, अगर 13 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतना बटा 13। अब 13 से काट लेते हैं इसको, तो 13 से आप ध्यान करेंगे कि 13 से क्या कट रहा है? 13 से 650 जा रहा है, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 और जीरो का जीरो जीरो। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 25 गुणा 50, और 25 की जब 50 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 25 पंजे 125 और जीरो का जीरो जीरो। तो पूछा क्या है? पूछा है श्याम का वेतन। श्याम का वेतन कितना है? श्याम का वेतन है 10 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1250 है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 1250 रुपए है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10 यूनिट की वैल्यू होगी 1250 गुणा 10, मतलब 12,500 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक, अब हमारा क्या? एज सैलरी इज 40% ऑफ बेस सैलरी एंड बेस सैलरी इज 25% मोर देन सीज सैलरी, देन सीज सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन एज सैलरी? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई आसान नहीं होता अर्थमेटिक में, सिर्फ आपको भाषा ब्रेक करनी आनी चाहिए। यहां तक क्या था? यहां तक आपको दो व्यक्तियों की सैलरी का जो दे रखा था कंपैरिजन, इसमें जो है 3 व्यक्तियों की सैलरी को इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, 3 का करे चाहे 4 का करे, उसमें हमको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, बस हमको तरीका आना चाहिए कि सवाल को किस तरीके से टैकल करना है। अब सवाल को अंग्रेजी में तो पढ़ लिया हमने, हिंदी में क्या है कि ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। जो दे रखा है सवाल में उसको चुपचाप लिखो। ए का वेतन ए मान लेते हैं हम, सॉरी, ए का वेतन बी के वेतन के 40% के बराबर है, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। बी का वेतन, एक चीज और बताई थी मैंने, क्या? कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है। ठीक है, तो बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, मतलब बी का वेतन सी का वेतन प्लस सी के वेतन के 25% के बराबर है।
मतलब क्या है, बी का वेतन 25% सी से अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का वेतन सी के बराबर है प्लस सी के 25%, मतलब सी प्लस सी के 25% के बराबर है। और सी स्वयं का कितना, कोई भी संख्या स्वयं का 100% और प्लस 25%, तो बी का वेतन सी के 125% के बराबर हो गया। ये दो सॉल्व हो गए। अब इनसे ए का वेतन, ठीक है, अब इनको कर लो सॉल्व। सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर बी गुणा 2 गुणा 20%, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो ए की वैल्यू आ गई बी गुणा 2/5, तो ए और बी की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक, और यहां देखते हैं बी बराबर सी गुणा 125 को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना, 5 गुणा 25%, है ना। 20% का मान कैसे आया वो आप उसी तरीके से लाएंगे। बी का मान परसेंटेज में क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वही है, यहां पर 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो सी गुणा 5/4, 25% वही प्रतिशत हटाइए, 100 लगाइए। अगर 25% की वैल्यू 1/4 किसी को नहीं पता है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिशत हटाइए और प्रतिशत हटाओ, 100 से कर दो भाग, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, उत्तर आ गया 1/4, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो बी और सी का अनुपात कितना आ गया, बी और सी का अनुपात आ गया 5/4। ठीक है, अब आपको कोई भी अनुपात कंबाइन करने से पहले आपको एक चीज देखनी है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा अनुपात है, कॉमन अनुपात है बी। ठीक है, अब आपको बी की जो यून दे रखा है, बी दोनों स्थान पर समान होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां भी बी है और यहां भी बी है तो बी का मान समान होना चाहिए। लेकिन भाग्य आपका तेज है तो बी का मान दोनों स्थान पर 5 है। अगर 5 आ गया सेम तो ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो अगर कोई भिन्न है तो मान लेते हैं हम 4 और 5 आ जाता, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आता, तो दोनों जगह 20 बना लेते। कैसे बनाते वो आगे सवाल में आएगा। ठीक है, तो फिर क्या है, तो एक अगर बी की वैल्यू दोनों की समान है तो ए की वैल्यू ए के सामने वाली होगी और सी की वैल्यू सी के सामने वाली होगी। तो पूछा क्या है, ए सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक काम करो, पहले ए और सी का अनुपात निकाल लो। ए और सी का अनुपात क्या है, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 4, तो ए और सी का अनुपात आ गया 1/2। अब पूछा क्या, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पहले प्रतिशत अधिक तो बाद में देख लो, पहला अधिक कितना है, ए के वेतन से सी का वेतन 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। कितने पर, एक ही यूनिट पर। मतलब क्या हुआ, 1/1 मतलब 1, और 1 की वैल्यू थी 100%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ गया, 100%। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, है ना। इसमें भी क्वेश्चन नहीं है कि ये सोने वगैरह संबंधित, आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी सिर्फ भाषा पर ध्यान देना है, लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, इफ द प्योरिटी ऑफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100%, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट। यदि 24 कैरेट सोने की शुद्धता 100% है, यदि 24% से सोने की शुद्धता 100% है, तो 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़िया, यदि 24 कैरेट की वैल्यू 100% है, 24 कैरेट सोने में अगर 100% है, तो 20 एक कैरेट में कितने प्रतिशत हुआ सोना। सवाल में दे रखा है कि 24 कैरेट सोने की शुद्धता 100% है, तो मतलब क्या, 24 कैरेट में 100% सोना है, तो एक कैरेट में कितने प्रतिशत सोना होगा, 100/24 होगा, नहीं होगा। अब पूछा क्या गया है कि 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा, तो 20 कैरेट से सोने में शुद्ध प्रतिशत कितना होगा, 100/24 गुणा 20। अब हम इसमें काट लेंगे, 4 से काट लो, 4×6 = 24, 4×5 = 20। एक मिनट, 2 से काटते हैं,
4 से इसको नहीं, 4 से इसको काटते हैं जरा। 4 छंग 24 और 4 से काटेंगे इसको 25 बार, 25 चौक 100, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 3 2 3 6 और 2 ढाई 20, तो इसका आ गया 250/3%। अब इससे कर लेंगे भाग, 3 से काटेंगे 224, 3 अट्ठे 250 को, 3 अट्ठे 24, 25 में 24 गया, यहाँ बचा 1, इस जीरो को ले लिया, हुआ 10, तो 3 तिया 9, अगर 9 गए इसमें से तो बचा 1। अब 1 3 से छोटा है तो 1/3%, 83 सही 1/3%, और 1/3 की वैल्यू होती है 0.33%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें, चलो छोड़ो आगे बताएंगे उसके बारे में आपको, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा बहुत टिपिकल है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह बाद में, चलो शॉर्ट ट्रिक यही बता देता हूं, बाद में क्या ही बताना, आया सवाल नहीं आया भूल गए फिर। अगर 24% की वैल्यू 100% है, 24 कैरेट की वैल्यू 100% है, तो 20 कैरेट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ध्यान कीजिए कि 100%, अगर 24 कैरेट की 100% है और 20 कैरेट की पूछा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट की 20 कैरेट जो है सीधा सीधा पूछा गया है कि 24 कैरेट का कितना प्रतिशत है। अगर 20 कैरेट 24 कैरेट का जितना प्रतिशत होगा, उतना ही प्रतिशत तो 20 कैरेट में शुद्ध सोना होगा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। चलो मैं आपको दोबारा बताता हूं इसको मिटा के। इसमें दे रखा है, यदि 24 कैरेट सोने की शुद्धता 100% है, तो 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताइए। अगर सोने 24 कैरेट 100% है, तो 20 कैरेट में सोने की शुद्ध सोने का प्रतिशत उतना ही तो होगा जितना 20 कैरेट 24 कैरेट का होगा। जितने प्रतिशत 20 कैरेट 24 कैरेट का होगा, उतना ही प्रतिशत तो 20 कैरेट में सोना होगा। इस बात को आप समझ पाए, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ पाए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो तुलना किससे करनी है, 24 कैरेट से, ठीक। करनी किसकी है, 20 कैरेट की, गुणा जितना प्रतिशत, प्रतिशत बाद में, क्योंकि प्रतिशत लगा के आपको मैं कमजोर नहीं बनाना चाहता हूं। तो पहले अब इसको भिन्न कर देंगे, तो जितना ये भिन्न होगा, अब इस भिन्न को सॉल्व करिए, भिन्न को करिए 4 से काटिए, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो 5/6 हुआ, और 5/6 की ही वैल्यू 83 सही 1/3% होती है। आप इस तरीके से निकालिए, या फिर इसमें 5/6 गुणा 100%, इससे निकालिए, आना दोनों ही है, तो 83 सही 1/6 ही होगा। तो आप इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए, आपका उत्तर दोनों ही आएगा। आप, मेरी सलाह रहेगी आप इसी तरीके से कीजिए, ये थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहां से टाइप चेंज हो गया, और आज की क्लास में मुझे लगता नहीं है कि ये टाइप कंप्लीट हो पाएगा, समय की है हमारे पास कमी, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक।